मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी भूराजस्व व्यवस्था के दोषों की। स्थायी भूराजस्व व्यवस्था, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू किया गया। इस भूराजस्व व्यवस्था के लागू करने के पीछे कॉर्नवालिस का उद्देश्य यही था कि पूर्व में प्रचलित जो भूराजस्व व्यवस्थाएं थी उनके दोषों को दूर किया जा सके। किंतु इस भूराजस्व व्यवस्था में भी अनेक दोष निहित थे। इस भूराजस्व व्यवस्था से संबद्ध तीन पक्ष थे: कंपनी, जमींदार और किसान। यदि हम कंपनी के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था के दोषों को देखें तो हम पाते हैं कि वित्तीय दृष्टिकोण से कंपनी को दीर्घकाल में इस बंदोबस्त में अनेक हानि उठानी पड़ी। स्थायी लगान निश्चित करते समय कृषि भूमि तथा कृषि उत्पादन के भावी वृद्धि पर विचार नहीं किया गया। आने वाले समय में कृषि का उत्पादन भी बढ़ा और कृषि का जो उत्पादन था उस उत्पादन के मूल्य में भी वृद्धि हुई। किंतु कंपनी को केवल निश्चित लगान की रकम ही प्राप्त होती थी। जो उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हो रही थी उसके अनुरूप लगान प्राप्त नहीं होता था, तो बहुत बड़ी हानि कंपनी को इस बंदोबस्त से हुई। कृषकों के दृष्टिकोण से यदि हम इस व्यवस्था का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि कृषकों के हितों की अवहेलना भी इस बंदोबस्त के तहत हुई। जमींदारों के जो अत्याचार हैं वो कृषकों पे हुए। कृषक जमींदार के दास बन गए। वे अपनी दयनीय दशा का विरोध किसी से न कर सके, क्योंकि भूमि का जो स्वामित्व था वो किसान से छीनकर जमींदार को सौंप दिया गया था। दूसरा इसमें दोष था कि भूमि की उन्नति के लिए किसानों को कोई उत्साह न रहा, क्योंकि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलता था, वो जमींदार को मिलता था। तो कृषि उत्पादन वृद्धि में उनकी रुचि नहीं रही। साथ ही भूराजस्व के स्थायी होने से कुछ स्वार्थी जमींदार और कृषकों से दुगनी कर वसूल कर उन पर अत्याचार किए। जमींदार कृषकों से भूमि कर के अतिरिक्त मगोटे नामक कर भी लेने लगे और ये भूमि कर उगाने वाले कर्मचारी थे, वे विशेष अवसरों पर इन किसानों से भत्तों के रूप में धन प्राप्त करने लगे। साथ ही जमींदारों द्वारा नियुक्त जो गुमास्ते थे उन्होंने कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से धन कमाकर किसानों का शोषण किया। चरागाहों, वनों, नहरों आदि के उपयोग के जो अधिकार किसानों को थे वो अधिकार उनसे छीन लिए गए। जमींदार इनके उपयोग के लिए किसानों से किराया लेने लगा, जिससे अतिरिक्त करभार किसानों पर पड़ा। साथ ही विकास कार्यों जैसे परिवहन है, सिंचाई है आदि के लिए अंग्रेज़ों ने कृषकों से भूराजस्व के अतिरिक्त 6.25% की दर से नया कर भी लगाया, जिससे भूराजस्व में वृद्धि हुई और उसे स्थायित्व नहीं मिला। इस बंदोबस्त के तहत कृषकों पर अतिरिक्त कर भार पड़ा, जिससे कृषकों की जो दशा है वो दयनीय हो गई। साथ ही इस भूराजस्व व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी थी कि इसका समय निश्चित नहीं था कि कब तक ये लागू रहेगी, जिससे जमींदार इसके प्रति आश्वस्त नहीं रहे। इसके साथ ही भूराजस्व से एकत्रित धन अंग्रेज़ों द्वारा विदेशों में भेजा गया, जो भारत से कच्चा माल खरीदने तथा मशीनों से उत्पादित जो माल था वो भारत में बेचने पर खर्च किया गया। इससे कृषि आधारित उद्योग जो थे उनकी अवनति होती चली गई। इस व्यवस्था के संदर्भ में सेटनकार ने कहा है कि स्थायी बंदोबस्त से तीन संबंधित पक्षों में अर्थात जमींदार, जनसाधारण और सरकार में से
जमींदारों के हितों की आंशिक रक्षा हुई, किसानों के हित जो हैं वो स्थगित कर दिए गए और सरकार के जो हित हैं वो स्थायी रूप से स्थापित कर दिए गए। इसी तरह से आर.सी. दत्त ने इस भू बंदोबस्त के संदर्भ में टिप्पणी की है कि यदि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतया राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था, तो इस उद्देश्य की पूर्ति में इस बंदोबस्त के तहत अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। यदि हम इस संपूर्ण स्थायी बंदोबस्त का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि स्थायी भूराजस्व व्यवस्था गुण दोषों का एक अद्भुत मिश्रण था। इसमें जमींदारों का कल्याण हुआ, किसानों के हितों की अवहेलना हुई। यदि इस भूमि व्यवस्था को स्थायी बनाने से पहले 10 या 20 वर्षों के लिए लागू किया जाता तो बहुत सी त्रुटियां दूर हो जाती जो बाद में स्थायी बंदोबस्त में पाई गई। धन्यवाद।